तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10 कदम, यानी कि यहाँ पर 10 टॉप एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं हर चैप्टर्स के या हर यूनिट्स के। तो हमने यहाँ पर ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर को यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसमें द वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। ओके, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ के बारे में बात की गई थी। ये पूरा चैप्टर हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमने देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डेंसिटी का किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और ग्रोथ किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का हुआ है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पूरा चैप्टर ही काफी अच्छे से हमने कवर किया हुआ है। तो उस चैप्टर को कंसिडर करके इस चैप्टर के लिए हमने यहाँ पर 10 एमसीक्यूज को बनाया हुआ है, जो कि टॉप 10 एमसीक्यूज के तौर पर आपको कंसिडर करना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको कुछ होगा नहीं, थ्योरी के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज बनना चाहिए ताकि कुछ कंफ्यूजन अगर हो। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में कंफ्यूजन देखने को मिलता है, तो वहाँ उन चीजों को वो दूर किया जा सके। साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाए, इसके लिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर यहाँ पर 10 एमसीक्यूज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू यहाँ पर क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की जो बात करने वाले हैं वो कह रहा है द कॉन्टिनेंट दैट हैज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो बताना ये है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर आपको लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिलता है, किसका? पॉपुलेशन का। तो मैंने आपको बताया था कि सारे कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, कुछ इस तरीके का टेबल था कि इस तरह सारे कॉन्टिनेंट थे। यहाँ पर 2004-5 का डेटा और इधर आपको 2013-14 का डेटा था। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा था कि किस कॉन्टिनेंट में पिछले डिकेड के कंपैरिजन में किस डिकेड में कितना यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन डिक्लाइन हो रहा है या पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो वहां पर हमने देखा था कि अफ्रीका ही मात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां पर अपने पिछले डिकेड के कंपैरिजन में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था। उसके अलावा जितने भी कॉन्टिनेंट थे वहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा था। आपको ये याद होगा। अगर आपको नहीं याद है या फिर आपने इसको पढ़ा नहीं है पहले, तो परेशानी में है आप। उस सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करना है। अब उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं आपको। ठीक है, बहुत छोटा सा काम करना है कि जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। ओके, गूगल प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना है क्या? CUT एक्सप्रेस। ध्यान में रखिएगा, ये XPRESS है, इसको आप टाइप करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पर भी आपको, चूंकि यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा इसके बाद इसके बाद बात करें हम, तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वहां पर ये सारे जो कोर्सेज हैं ये वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको कंप्लीट किया गया है। ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर डिटेल में किया गया है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है कि थोड़ा जाके वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो अब सीधा हम बात करते हैं अपने एमसीक्यूज की। ओके, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत में आपको आएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोएस्ट ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिला था। तो अफ्रीका में लोएस्ट ग्रोथ नहीं था। अफ्रीका इट वाज कॉन्टिनेंट जहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा था। तो लोएस्ट ग्रोथ की तो वहाँ पे बात ही नहीं थी। तो हमने बार बार वहाँ पर देखा था कि यूरोप ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पर आपको लगभग ज्यादा कंट्रीज में क्या है, या तो स्टेबल यानी कि जीरो हो गया है, या फिर वो माइनस ट्रेजेक्टरी में चले गए, यानी कि पॉपुलेशन या तो कांस्टेंट हो गया है या फिर वो धीरे धीरे क्या है, डिक्लाइन कर रहा है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम पहुंचते हैं सेकंड एमसीक्यू पर, और ये कह रहा है कि हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। किसी भी नेशन को ग्रेट और स्ट्रांग कौन बनाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? गोल्ड, जिसके पास बहुत सोना हो। ओके, तो क्या वो नेशन स्ट्रांग होगा? या फिर पीपल ऑफ द कंट्री, या फिर जो माइग्रेंट्स होते हैं एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं वो, या फिर जो रिफ्यूजीज होते हैं वो।
अब माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी में क्या फर्क होता है? माइग्रेंट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होता है कहीं पर भी विजिट करने का। मान लीजिए यहाँ पर से अगर आपको सऊदी अरबिया जाना है, तो सऊदी अरबिया जाएंगे तो आपको इंडिया का पासपोर्ट होगा और सऊदी अरबिया का वीजा होगा। तो वीजा का मतलब क्या होता है? वीजा का मतलब ये है कि सऊदी अरबिया ने आपको ऑथराइज किया है कि आप उसकी यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो उस केस में आप माइग्रेंट कहलाएंगे, क्योंकि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपको पासपोर्ट है और जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका वीजा है। ठीक है। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजी का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, चोरी छुपे आप क्या करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। तो वैसे केसेस में आपको क्या कहा जाएगा? रिफ्यूजी कहा जाएगा। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि म्यांमार से बहुत लोग, जो रोहिंग्या कम्युनिटी थी, वो बांग्लादेश आई, इंडिया में भी बहुत लोग आने लगे। आपने ये भी देखा देखा है कि बांग्लादेश से बहुत लोग आपको आसाम और उसके अरुणाचल प्रदेश और आसपास के एरिया में रहने लगे। ओके, त्रिपुरा में रहने लगे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये रिफ्यूजी कहलाते हैं, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ नई चीजें आपको पता चली कि माइग्रेंट और रिफ्यूजीज में फर्क क्या होता है। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं कि नेशन को ग्रेट कौन बनाता है। ठीक है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा, आपने अपना आंसर दे भी दिया होगा कि नेशन को ग्रेट बनाने का काम कौन करता है? पीपल ऑफ द कंट्री। आप इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसमें जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना आप, तो जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में होता है प्रियम्बल, होता है ना। या फिर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है, उसको जब खोलिएगा तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा। और प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो लोग होते हैं वो किसी भी कंट्री के, वो अपनी कंट्री को ग्रेट बनाने का काम करते हैं या स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। गोल्ड के होने से कोई स्ट्रांग थोड़ी होता है। गोल्ड के होने से कोई स्ट्रांग नहीं होता। इसराइल में चले जाइए, इसराइल के पास कोई गोल्ड वगैरह का कोई खजाना वगैरह थोड़ी है उसके पास। कुछ, वो तो डेजर्ट है, इसराइल डेजर्ट। लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री कंट्री है, जिसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है वो। ओके। तो गोल्ड के होने से कोई मतलब नहीं है। बाकी माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी से थोड़ी ना कोई महान बनता है। ये तो खुद अपने देश को छोड़ के जाते हैं दूसरे देशों में। तो ये क्या वहां के जाके उस कंट्री को स्ट्रांग और बनाएंगे? ठीक है। तो कौन होते हैं? पीपल ऑफ द कंट्री, जिनके पास फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग? नेशनलिज्म की। कौन सी फीलिंग होती है? नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद। तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है ना, इसी की वजह से वो कंट्री महान बनता है। ठीक है। कौन? नेशनलिज्म। अब आप याद कीजिए हिटलर को। हिटलर ने भी नेशनलिज्म के नाम पे रूल किया जर्मनी पे। और वर्ल्ड वार सेकेंड का कारण वो एक कॉज भी था, एक रीजन भी था। उसने अपने लोगों को एक्साइट किया, लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाई। ओके। हाँ, ये था कि वो गलत तरीके से किया। ओके। और उसका मुद्दा भी गलत था। ओके। उसका मंसूबा भी गलत था। लेकिन जो फीलिंग क्या थी? नेशनलिज्म की। ठीक है। उसी तरीके से आप इंडिया में भी देखिए, खुदीराम बोस, इन्होंने जब अपनी फौज बनाई, आजाद हिंद फौज, तो उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया? आपको याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या है? आजादी क्या है? आजादी जस्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ओके। तो वहां पर भी लोगों ने जाके ज्वाइन किया। तो कौन इसको बनाता है महान, किसी देश को? नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म की फीलिंग उस लोगों में होनी चाहिए, और वही लोग इस देश को या किसी भी कंट्री को क्या करते हैं? स्ट्रांग बनाते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द कॉन्टिनेंट दैट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है? तो ये तो आप बता चुके होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको हिंट दिया था और कहा था कि एकमात्र ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इंक्रीज कर रहा है जहां का पॉपुलेशन, और वो क्या है? वो है अफ्रीका। दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट। अब देखिए, एशिया में भी डिक्लाइन कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी डिक्लाइन कर रहा है, और साउथ अमेरिका में भी डिक्लाइन कर रहा है। ओनली कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है कंपेयर टू लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, अदरवाइज सारे कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं।
द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा जवाब दे दीजिए एकदम 5 सेकंड में कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है? पहली चीज ये बात कर रहा है किसकी? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, फर्स्ट थिंग, ठीक है। पहली चीज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है और दूसरी चीज डेंसिटी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर किसी भी कंट्री की या किसी भी एरिया की अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, साथ ही साथ उसके साथ डेंसिटी को भी समझते हैं, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कौन से एरिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना मेल का है, कितना फीमेल का है, ठीक है, यही हुआ। और वहां पर डेंसिटी क्या कितना है, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने मेल हैं, ओके, कितने कितने मेल हो गया भाई, कितने मेल है, कितने फीमेल है वहां पे। ओके, अब मेल में भी कितने बच्चे हैं, कितने यंग पॉपुलेशन है, कितने मिड एज के हैं या कितने ओल्ड है। उसी तरीके से फीमेल में भी कितने बच्चे हैं, कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितनी मिड एज के लोग हैं और कितने ओल्ड है। ओके, तो ये कैसे पता चला? ये पता चलेगा हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, साथ ही साथ अब एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो पता चलेगा हमारा डेंसिटी से। तो इन दोनों की स्टडी करके हमें क्या पता चला है? पहले चीज आइए, डिस्क्रिशनल। हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था, कहीं पर भी इस वर्ड का यूज हुआ है? डिस्क्रिशनल, कहीं पर भी इस तरीके का वर्ड का हमने यूज नहीं किया है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको हर चीज पढ़ाया है, A to Z हर चीज पढ़ाया है। तो अगर कुछ भी ऑप्शन में ऐसा कुछ आता है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो समझिएगा कि उस ऑप्शन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। वो ज्यादातर केस में वो गलत ही होगा ऑप्शन। तो मैंने जो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें कहीं भी डिस्क्रिशनल ये वर्ड का यूज किया ही नहीं है, कहीं भी यूज नहीं किया है। तो उसके बारे में अब सोचना ही नहीं है कि ये सही होगा या गलत होगा, वो सीधा गलत ही होगा। इसके अलावे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, ठीक है, डेमोग्राफी की भी बात की थी और डेंसिटी की बात की थी। तो डेंसिटी तो ये ऑलरेडी कह रहा है कि डेंसिटी क्या स्टडी करके और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करके आपको क्या पता चलेगा। तो डेंसिटी तो ऑलरेडी वहां पे बात है। तो डेंसिटी का स्टडी करके डेंसिटी पूछेगा वो, ऐसा तो नहीं पूछेगा ना कि ये बताइए कि डेंसिटी की स्टडी करके आपको क्या पता चलता है और ऑप्शन में सही आंसर हो डेंसिटी। तो ये वही बात हुआ कि आप ए पढ़ लिए तो ए का मतलब ऑप्शन में है ए। ओके, तो ये तो नहीं होगा ना। तो डेंसिटी वैसे ही चला गया। उसके बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कुछ हो ही नहीं सकता, तो सीधा सी बात क्या है, डेमोग्राफी होगी। और डेमोग्राफी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया भी था, डेमोग्राफी जस्ट एन एरिया, एरिया में जो मेल और जो फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल किस एज ग्रुप के कितने हैं, ये सारा हमारा क्या बताता है, डेमोग्राफिक बताता है। ठीक है, वो क्या बताता है हमारा, डेमोग्राफिक बताता है कि किसी एरिया में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और इस मेल में भी कितने चाइल्ड है, कितने यंग पॉपुलेशन है, कितनी मिड एज के पॉपुलेशन है, कितने ओल्ड पॉपुलेशन है। उसी तरीके से फीमेल में भी कितने चाइल्ड है, कितने यंग है, कितने मिड एज के हैं और कितने ओल्ड पॉपुलेशन है। तो वही चीज जो हमने यहाँ पर बात की थी, ये भी कौन बताता है, डेमोग्राफिक बताता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं? चलिए बढ़िया। इसके बाद हम फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ की बात करते हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 10 most populous countries of the world account what percentage of the total वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि वर्ल्ड का जितना टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, केवल 10 कंट्री, ठीक है, ओनली 10 कंट्रीज, ये कितना परसेंटेज बनाती हैं ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत जनसंख्या केवल इन 10 कंट्रीज में रहती है। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी हमने किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत अब आपको होगी नहीं, या तो आपको पता है तो लगाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा, तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि -1 भी है। अगर 5 आपका गलत हो गया ना, तो इस -1 को फिर उसमें मत इंसर्ट होने दीजिएगा। तो अगर आपको नहीं आता है ना,
छोड़ दीजिए, खास करके ऐसे क्वेश्चन जो फैक्चुअल होते हैं। यहाँ पर आर या पार वाली चीज है, या तो आता है तो हाँ, अगर नहीं आता है तो ना। इसमें कोई गेस करने वाला, लॉजिक लगाने वाला कोई वो चीज ही नहीं है, क्योंकि ये सब आसपास में है। देखिए 55 है, इसके आसपास में 60 है, 65 है, ये सब एकदम आसपास में है। तो लॉजिक आप लगा नहीं पाइएगा वहां पे। समझ गए? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा, 60%। तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन 10 कंट्रीज में रहती है। और वो 10 कंट्रीज का हमने एक ग्राफ देखा था, इस साइड में बना हुआ था ग्राफ। ठीक है। और वो चीज हमने यहाँ पर देखा हुआ था, क्या? कहाँ गया भाई? इस तरीके से बना हुआ था। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए, ऐसे था ना? कुछ यहाँ पे 10 कंट्रीज थे। और इन 10 कंट्री में से 6 कंट्रीज जो थी वो एशिया की थी। इन 10 कंट्री में से 6 कंट्रीज जो थी वो एशिया की थी ना? याद था? देखिए मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि मैंने जब आपको पीपीटी पे पढ़ाया था वो, तो इधर ही वो ग्राफ बना हुआ था। आपको नहीं याद है? आपको ज्यादा याद रहना चाहिए, मेरे से ज्यादा याद रहना चाहिए। एग्जाम आपको देना है, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, आपको याद नहीं है, तो दिक्कत होगी कि नहीं? ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन, रेशियो ऑफ डेंसिटी। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि डेंसिटी जो होता है ये नंबर ऑफ पीपल या फिर पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रहा है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। तो किस में मेजर किया जाता है? पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये मेजर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी होगा, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका सही आंसर होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपसे वो पूछे कि डेंसिटी ही क्या होता है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई डेंसिटी का यूनिट क्या होता है या मेजरमेंट क्या होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है। ओके, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अनुसार क्या होता है, आपका डेंसिटी मेजर किया जाता है। ठीक है, वेल एंड गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। हाँ, पुश फैक्टर, हमने माइग्रेशन की बात की थी, आपको पता है ना? तो जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे थे तो उसमें कहा गया कि जो माइग्रेशन होता है, ओके, जिस पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पुश फैक्टर और एक होता है आपका पुल फैक्टर। ये बात की थी हमने। तो पुश फैक्टर का मतलब क्या था कि पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। यानी कि आप अपने जगह को छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपने जगह को छोड़ रहे हैं, तो यानी कि ये आपका सोर्स है। ओके। और पुल का मतलब होता है खींचना। ओके, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वो आपको खींच रहा है। तो ये क्या होता है? जनरली ये डिनोट करता है आपको डेस्टिनेशन को। ओके। तो डेस्टिनेशन पे कहीं अगर आप जा रहे हैं तो कुछ वहां पर बेहतर चीजें मिल रही होंगी, तभी तो वहां पे जा रहे हैं। और किसी जगह को आप छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे कमी होगा जिसकी वजह से आप उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो आपका पुल फैक्टर, पुश फैक्टर होगा, और बाकी आपका पुल फैक्टर होगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। और ध्यान देने वाली इसमें चीज क्या है? नॉट। ध्यान रखिएगा, जल्दी पढ़ने के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने देखा है कि लोग गलती करते हैं, जल्दी पढ़ देते हैं और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है नॉट नहीं पढ़ते, वो और वो सोचते हैं कि अच्छा इसमें से कौन सा पुश फैक्टर, ये पुश फैक्टर है, और फिर वो गलती करके वहां पे चले आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। ओके। तो कौन सा कह रहा है कि पुश फैक्टर नहीं है? तो जब पुश फैक्टर नहीं है तो वो पुल फैक्टर होगा। ठीक है। वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज की वजह से भी आप जगह को छोड़ सकते हैं, है ना? पानी पीने का पानी ही नहीं है तो फिर आपको जगह को चेंज करके जाना पड़ेगा। ओके। तो ये क्या हो गया? ये आपको पुश फैक्टर हो गया। ठीक है। वो क्या हो गया? आपको पुश फैक्टर हो गया। ठीक। तो ये कह रहा है कि नॉट होना, वो पुश फैक्टर नहीं होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए भी आप जगहों को छोड़ के दूसरे जगहों पर जाते हैं, तो ये भी पुश फैक्टर हो गया।
ठीक है। एपिडेमिक्स बीमारी वगैरह होती है वहां पे, तो उसकी वजह से भी लोग छोड़ के जाते हैं, तो ये भी पुश फैक्टर हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मेडिकल फैसिलिटीज। और ये मेडिकल फैसिलिटीज क्या होती है? ये पुल फैक्टर्स होती हैं। यही होता है ना पुल फैक्टर, कि यहाँ पर आप जाते हैं बेहतर इलाज के लिए किसी जगह पे जाते हैं, तो वो पुल फैक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, कि ये पुल फैक्टर है, ये पुश फैक्टर नहीं है। समझ में आया? चलिए, हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं हम थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुल फैक्टर? अच्छा, हमने ये कर लिया ना। अच्छा, कुछ और यहाँ पे वो है, यहाँ पे हमने बात की थी पुश फैक्टर की। अब ये बात कर रहा है कि कौन सा इसमें पुल फैक्टर नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें पुश फैक्टर है। ठीक है, यानी आपको क्या बताना है कि कौन सा पुश फैक्टर है। तो मेडिकल फैसिलिटीज, ये तो पुल हुआ, हुआ ना। सॉरी, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी ये आपका पुल हुआ। एम्प्लॉयमेंट भी आपका पुल फैक्टर हुआ। ठीक है, तो पुश फैक्टर कौन सा हुआ? वाटर शॉर्टेज इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हुआ आपका पुश फैक्टर, जिसकी वजह से आप किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाके रह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना इनको कितना आसान है, ये आप देख रहे हैं ना। ओके, चलिए, इसके बाद हम नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द पॉपुलेशन? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या पॉपुलेशन को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं? ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। अब जैसे कि लैंड फॉर्म है, तो क्या लैंड फॉर्म पे पॉपुलेशन डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, जो गंगा यमुना के बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप हिमालय पे चले जाइए, ओके, वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ नहीं मिलेगी। हिमाचल, लेह लद्दाख चले जाइए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। वहीं आप डेजर्ट के एरिया में चले जाइए, तो डेजर्ट में भी, आप राजस्थान में भी जाइएगा तो राजस्थान में हर जगह पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में भी जाइएगा ना, तो वो वहाँ पर भी, ये जो एक यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल है, यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है, नहर निकला हुआ है, कहाँ से? पंजाब से ये नहर निकला हुआ है, भाखड़ा नांगल से ये नहर निकला हुआ है। तो ज्यादा पॉपुलेशन आपको इस नहर के आसपास में ही दिखेगी। बाकी इधर जैसलमेर वगैरह के साइड में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पानी ही नहीं है ना। और टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा रहता है, तो लोग वहां पे कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए लैंडफॉर्म क्या होनी चाहिए? प्लेन टाइप की होनी चाहिए वहां पे, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो लैंडफॉर्म डेफिनेटली, लैंडफॉर्म से पॉपुलेशन इफेक्ट होता है। इसके अलावा एबिलिटी ऑफ वाटर, हाँ, इस पे भी होता है भाई। जहाँ पानी रहेगा लोग वहीं तो रहेंगे ना, पानी ही नहीं तो वो पियेंगे क्या? तो पानी होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, क्लाइमेट भी रहने लायक हो तभी तो वहां पे लोग रहेंगे। अब पोल्स पे चले जाइए, 90 डिग्री पोल्स पे एकदम ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे सालों भर बर्फ रहता है, लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते। नहीं रहते हैं ना। आप इंडिया में हिमालय के हाई पीक्स पे चले जाइए तो वहां पे लोग नहीं रहते हैं। वहीं इक्वेटोरियल रीजन्स है जहाँ पे हमेशा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, सालों भर रोज वर्षा होती है, तो वहां पर भी उस तरीके का पॉपुलेशन कंसंट्रेशन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो क्लाइमेट भी क्या करता है कि बीच का होना चाहिए। ओके, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, तो हार्श क्लाइमेट में भी पॉपुलेशन लगभग ना के बराबर होती है। इसका मतलब क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, कि ये तीनों कारण जो है या रीजंस हैं, जिनके ऊपर क्या करता है पॉपुलेशन हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेल एंड गुड, ये सारा हमने बात किया हुआ था, इसमें कुछ भी अभी हम ऐसा नया बात नहीं कर रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ा है या फिर हमने आपको नहीं पढ़ाया है। ये सब कुछ हमने पढ़ाया है, और मैंने जैसे कहा कि जो चीज हमने नहीं पढ़ाया है, अगर वो चीज आ रहा है ना ऑप्शन में, तो समझिए कि उसको आपको कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि वो गलत ही होगा। ठीक, तो जो आपके ऑप्शन में आएगा वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाई है। मेक श्योर कि आप वो अच्छे से पढ़ें। क्लासेस जो हुई है उसको आप अच्छे से सुने, एक एक वर्ड को ध्यान से सुने। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो उसको लिख लीजिए, बाद में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। ओके, चलिए,
नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th एमसीक्यू की, जिसमें बात करने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, स्पेसिफिक बात कर रहा है इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो इसमें ना आपको लैंड फॉर्म आएगा, ना क्लाइमेट वगैरह आएगा, ना वाटर वगैरह आएगा, क्योंकि वो सब फिजिकल इन्वायरमेंट हो गए। लैंड फॉर्म हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गई। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये इकोनॉमिक फैक्टर के ये बात कर रही है, यानी कि भाई ये कुछ धंधे वगैरह की बात कर रहा है, ओके, काम काज की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात कर रहा है ये। ठीक है, कुछ पैसे कमाने वाली चीजों के बारे में बात कर रहा है ये। तो फिर हमें उसके अनुसार ही एमसीक्यू को देखना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एमसीक्यू को बहुत आराम से पढ़िएगा। एक एक वर्ड जो उसमें दिया गया है ना, उस वर्ड के अनुसार ही आपका एमसीक्यू सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी इकोनॉमिक फैक्टर है जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन ये क्या है, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। ओके, शहर का, क्योंकि शहर और गांव के बीच में अंतर क्या है, इकोनॉमी का ही अंतर है। गांव में क्या होता है, ज्यादातर खेती होती है, और शहरों में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हुई ना, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही हिस्सा है, कि आप उद्योग धंधे वहां पे लगाया गया है, कारखाने वगैरह लगाए गए हैं, तो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमी वगैरह जनरेट हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी जो होगा, बोथ ए एंड बी, ये होगा आपका राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो क्या इसको चूज करना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है ना? थोड़ा सा कॉमन सेंस, ओके, थोड़ी सी पढ़ाई, दोनों को मिला के क्या करना है, हमें यहाँ पर चीजों को सॉल्व कर लेना है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने देख लिया। अगेन मैं यहाँ पर बता दूं कि आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, ओके, गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर पे टाइप कीजिएगा CUT एक्सप्रेस। ठीक है, वहां पर ये लोगो आपको देखने को मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर मैंने जो लगाया हुआ है ना, ये लोगो देख रहे हैं आप, ये वाला लोगो आपको वहां पे मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक होगा, आप देखिएगा, वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप है, CUT एक्सप्रेस टाइप कीजिएगा, तो इस लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आ जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करते हैं, CUT_X_प्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप वो भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इनके फायदे क्या हैं? फायदे ये है कि जैसे ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह का वहाँ पे अपडेट चलता रहता है, MCQs भी वहाँ पे चलते रहते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर कुछ पोस्ट वगैरह आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जाके वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कांटेक्ट करना है, नंबर चाहिए, ओके, तो फिर कैसे होगा भाई? अब जब नंबर चाहिए, तो चलिए यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है। नंबर क्या है, क्वेरीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 9625679251, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा। चलिए, अब दिखाई दे रहा है आपको? आई होप आपको अब तो दिखाई दे रहा होगा। क्या है नंबर? 9625679251, ये आपका नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, और फिर हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐप पर जाके और भी सारी चीज़ें जो हैं, सारे डोमेन्स वगैरह चल रहे हैं, जीटी वगैरह चल रहा है, लैंग्वेज वगैरह सब सब चल रहा है, वहाँ से जाके एक बार उसको आप एक्सप्लोर करिए, एक बार जाके थॉरोली उसको देखिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही है, टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ पे चल रही हैं, नोट्स वगैरह वहाँ पे सब मिल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे चल रहा है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे इंगेज कर रहे हैं, और अपनी पढ़ाई बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीना है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाई कीजिए, 1 महीने के बाद बस एग्जाम, उसके बाद एडमिशन, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद 3 साल तक, 4 साल तक आराम से, जो भी आपका कोर्स है। ओके, चलिए, तो अब इसके बाद ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। 10 हमने क्वेश्चन कर लिए सेकंड चैप्टर के, इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर के और 10 क्वेश्चंस वहां पर उठा के लाएंगे, और आपको फिर, लेकिन उससे पहले आपको थर्ड चैप्टर पढ़ के आना होगा, ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आपके पास अगर अपना कोई रिसोर्स है, उससे पढ़ रहे होंगे, उससे पढ़िए, या फिर आप हम लोगों से पढ़ लीजिए, जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लासेस वगैरह सब वो हो रही है, चल रही है, ऑन गोइंग। ओके, तो वहाँ पर भी मिल जाएगी, लेकिन पढ़ाई कीजिए।
कहीं से भी पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग पूरे के पूरे नंबर ला रहे हैं, 200 में से 200 नंबर ला रहे हैं। आपने देखा है पीछे का बैक रिकॉर्ड कि पिछले 2 सालों में लोग कितने-कितने नंबर ला रहे हैं। फुल क्वेश्चन फुल नंबर ला रहे हैं यहाँ पे लोग, यानी कि 200 में से 200 नंबर। तो समझ जाइए कि एक क्वेश्चन को गलत करने की भी पॉसिबिलिटी या स्कोप आपके पास नहीं है। तो कमी नहीं रहनी चाहिए तैयारी में। ओके, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ाई कीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।